तो हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने चैनल सक्सेस जंक्शन एक कदम सफलता की ओर में। और हम लेकर के आ गए हैं आपके लिए एमपी पुलिस कांस्टेबल 2023 20 अगस्त फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम एनालिसिस, जिसकी टाइमिंग है 10:30 से 12:30। आज की जो प्रश्न है वो हमें अमिता त्रिपाठी जी ने भेजे हैं। इनके 70 नंबर आए हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बंटी कुशवाहा जी ने भेजे हैं, इनके 73 नंबर आए हैं। आप दोनों लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। अमिता त्रिपाठी जी ने तो बहुत सारे क्वेश्चन भेज दिए, पूरे लगभग साइंस की और जीके की बहुत सारे क्वेश्चन इनके द्वारा भेजे गए हैं और ये काफ़ी समय से सक्सेस जंक्शन से जुड़ी हुई हैं। आप दोनों लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों की वजह से ही ये क्वेश्चन बाकी लोगों तक पहुंच पाते हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि लगातार 12 सितंबर तक इसी तरह एक एक प्रश्न के बारे में डिटेल में जानकारी देते हुए एग्जाम एनालिसिस हम करवाने वाले हैं। वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक जरूर देखना, क्योंकि लास्ट में हम आपको आज के टॉप 5 स्कोर और इस शिफ्ट का कट ऑफ कितना जा सकता है इसके बारे में बताने वाले हैं। मैथ के भी काफ़ी क्वेश्चन एज इट इज हमको मिल गए हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं बिना समय गवाए हुए। आइए देखते हैं आज का पहला प्रश्न क्या है। और वीडियो की स्पीड थोड़ा सा हम तेज रखेंगे, क्योंकि प्रश्न काफ़ी सारे हैं और हम 20 से 22 मिनट के अंदर सब कुछ आपका सॉल्व कराना चाहते हैं, क्योंकि समय आपका भी महत्वपूर्ण है और हमारा भी महत्वपूर्ण है। ठीक है, चलिए देखिए आज का पहला प्रश्न जीके जीएस साइंस से। टीपू सुल्तान की मृत्यु किस युद्ध के दौरान हुई थी? तो टीपू सुल्तान की मृत्यु चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान हुई थी, जो कि आपका श्रीरंगपट्टनम में लड़ा गया था। देखिए, तो मैसूर राज्य के सुल्तान और शासक हैदर अली ने अंग्रेज के खिलाफ लड़ाई लड़ी। शुरुआत हैदर अली ने की थी। उनकी मृत्यु के बाद उनके बेटे टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी। 1799 में श्रीरंगपट्टनम की लड़ाई के दौरान टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई थी। ठीक है, और इनकी जो तलवार थी वो बहुत फेमस थी, टीपू सुल्तान की तलवार, जिसको कि अंग्रेज जो है अपने साथ में ब्रिटेन ले गए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, हॉर्नबिल महोत्सव कहाँ पर मनाया जाता है? तो हॉर्नबिल महोत्सव नागालैंड का महोत्सव है। 4 प्रश्न आपके महोत्सव के आए हैं। कल सुबह हम आपके लिए महोत्सव और आपका जो त्यौहार है उसकी वीडियो लेकर के आने वाले हैं। और प्रश्न सारे के सारे वो प्रश्न होंगे जो आपके एग्जाम में आएंगे। इधर उधर से कॉपी पेस्ट नहीं करना है हमको, ठीक है ना। वही प्रश्न आपके लिए लेकर के आएंगे जो आपके एग्जाम में आए हुए हैं या फिर आगे आने की संभावना है। ठीक है, देखिए हॉर्नबिल के बारे में आपको बता दें तो हॉर्नबिल फेस्टिवल 2023, हॉर्नबिल फेस्टिवल सबसे लोकप्रिय जो आपके फेस्टिवल है उनमें से एक है। भारत में त्यौहार और बड़े धूमधाम और भव्यता के साथ मनाया जाता है। यह जो त्यौहार है वो हर साल दिसंबर में नागालैंड में आयोजित किया जाता है। और जो हॉर्नबिल पक्षी है ना, वो नागालैंड का राजकीय पक्षी है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए कल सुबह आपको ये वीडियो मिल जाएगी त्यौहार और उत्सव वाली, ठीक है ना। और सारे के सारे प्रश्न आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होंगे जो आपके एग्जाम में छपेंगे आगे। ठीक है, ये गारंटी रहती है अपनी। अगला प्रश्न है, जुलाई 2023 में भारत के एयर फोर्स चीफ कौन है? यानी कि आपका करंट पूछा है 2023 तक भारत के एयर चीफ के जो आपका एयर फोर्स है उसके चीफ कौन है? तो हम तीनों के आपको जो है चीफ बता दे रहे हैं। अभी वर्तमान में वायुसेना की बात करते हैं तो जो मार्शल वी.आर. चौधरी, जिन्हें विवेक राम चौधरी कहते हैं, ये वर्तमान में वायुसेना के हैं। चलिए तीनों सेनाओं के बता देते हैं, क्योंकि आगे आपसे पूछा जाएगा। तो थल सेना के प्रमुख कौन है? तो जनरल मनोज पांडे जो है वो थल सेना के चीफ हैं। वायुसेना के कौन है? तो मार्शल वी.आर. चौधरी वायुसेना के प्रमुख हैं। नौसेना के कौन है? तो एडमिरल आर हरि कुमार, ये वर्तमान में नौसेना के प्रमुख हैं। तीनों को आप याद करके जाना, अब आगे आपसे ये पूछा जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ लेते हैं। अगला प्रश्न, जीएसटी काउंसिल की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? सही आंसर है वित्त मंत्री के द्वारा जीएसटी काउंसिल के बैठक की अध्यक्षता की जाती है। अब अभी हाल में जो आपकी 50वीं बैठक हुई है उसकी अध्यक्षता किसने की है? तो देखिए, तो जीएसटी काउंसिल के बैठक की अध्यक्षता वित्त मंत्री के द्वारा की जाती है। नई दिल्ली में अभी हाल ही में आपकी अध्यक्षता की गई है निर्मला सीतारमण जी के द्वारा। और 50वीं बैठक थी, जीएसटी की 50वीं बैठक थी, जिसकी अध्यक्षता निर्मला सीतारमण जी के द्वारा की गई। तो 3 प्रश्न आपके यहाँ पर क्लियर हो गए। कौन करता है, अभी कौन सी हुई है, 50वीं क्रम की हुई है, और कहां पर हुई है? नई दिल्ली में हुई है। ठीक है, तो 3 प्रश्न आपके इसी एक प्रश्न में क्लियर हो गए हैं। वीडियो को लाइक जरूर कर देना भाई, इतना मेहनत आपके लिए कर रहे हैं। अगला प्रश्न है, बीबीसी स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2022 का पुरस्कार किसे दिया गया है? तो चलिए आंसर देख लेते हैं। सही आंसर है मीराबाई चानू को यह पुरस्कार दिया गया है। देखिए, तो टोक्यो ओलंपिक खेलों की रजत पदक विजेता भारोत्तोलक मीराबाई चानू को सार्वजनिक मतदान के बाद 2022 का बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का पुरस्कार दिया गया। सीधे प्रश्न ऐसे ही आया था कि सार्वजनिक मतदान के बाद में बीबीसी स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का पुरस्कार भारत में किसको दिया गया? तो मीराबाई चानू को दिया गया। ठीक है, अब ये कहाँ की निवासी है? तो देख लीजिए, मणिपुर की 28 वर्षीय भारोत्तोलक 2021 में भी यह पुरस्कार जीतने के बाद लगातार 2 बार पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला एथलीट बन गई हैं। ये आपको
याद रखना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा एडम स्मिथ को आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है। एडम स्मिथ को आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक कहते हैं। उनका काम और औद्योगिक समाज के भीतर नैतिकता, बाजार और पूंजीवाद के यांत्रिकी की अवधारणाओं की व्याख्या करने के लिए उन्होंने आधुनिक अर्थशास्त्र की जो है निर्माण किया था, ठीक है। तो डेली आपकी एक पुस्तक पूछी जा रही है। अब ये पुस्तक के ऊपर हमारी वीडियो लगभग आधी एडिटिंग हो चुकी है और इसकी वीडियो कल सुबह आपको 2 वीडियो मिल सकती हैं। एक तो आपकी ये पुस्तक वाली वीडियो मिल जाएगी, ठीक है, और एक त्योहार और उत्सव जो आपके आबकारी, पटवारी, वनरक्षक इनमें पूछे गए हैं। क्योंकि हमने अभी जब हम सुबह आपका ये वीडियो बना रहे थे या आपकी एडिटिंग कर रहे थे, आपका क्या कहते हैं बुक वाली, तो उसमें यही देखा गया कि बहुत सारी बुकें वहाँ पर रिपीट हो रही हैं। जो एमपी पुलिस में रिपीट हो रही हैं किताबें, वो पहले आपके आबकारी में पूछी गई हैं, पटवारी में पूछी गई हैं। तो उन्हीं सारी किताबों को डिटेल में जानकारी के साथ में लेकर के हम कल सुबह आएंगे, जिसके ये चीज सबसे ज्यादा परेशान कर रही है लोगों को। अभी आपको मैथ के सवाल दिखाएंगे ना, आप कहेंगे सर मैथ के इतने सिंपल सवाल आ रहे हैं, ठीक है ना। तो देखिए, कृषि मूल्य आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो जनवरी 1965 में कृषि मूल्य आयोग की स्थापना की गई थी। देखिए कुछ जानकारी, तो कृषि मूल्य आयोग की स्थापना जनवरी 1965 में हुई थी। 1985 से इसे कृषि लागत और मूल्य आयोग CACP के रूप में जाना जाने लगा। तो ये भी याद रखना, 1985 में इसका नाम चेंज कर दिया, ठीक है। वर्तमान में आयोग में एक अध्यक्ष होता है, सदस्य, सचिव और एक सदस्य सरकारी और 2 सदस्य जो हैं वो गैर सरकारी होते हैं। इतना आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। संगाई महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो मणिपुर में संगाई महोत्सव मनाया जाता है। चलिए कुछ जानकारी देखिए, अभी हाल ही में कहां पर मनाया गया? तो संगाई उत्सव मणिपुर का एक वार्षिक सांस्कृतिक त्योहार है। उत्सव का आयोजन मणिपुर पर्यटन विभाग के द्वारा किया जाता है। प्रत्येक वर्ष 21 से 30 नवंबर तक ये उत्सव मनाया जाता है, मणिपुर में संगाई उत्सव। कल डिटेल में आपको हम इसके बारे में जानकारी देने वाले हैं कि कौन सी झील पर ये मनाया जाता है, संगाई ही इसका नाम क्यों रखा है, सब कल हम आपको बताने वाले हैं, ठीक है। चलिए, भारत का आर्थिक सर्वेक्षण कौन जारी करता है? तो वित्त मंत्रालय के द्वारा भारत का आर्थिक सर्वेक्षण जारी किया जाता है। 4 से 5 प्रश्न आपके जो है इकोनॉमिक्स से आ रहे हैं भाई। तो इकोनॉमिक्स वाली हमने 3 वीडियो बनाई है, तीनों वीडियो आप देख कर जाइए। जो आपकी एक तो बैंकिंग वाली पूरी कंप्लीट कराई है, एक जीडीपी क्या होती है, जीएनपी क्या होती है, और ये पूरा हमने कवर कराया। सर्च कर लेना, इकोनॉमिक्स बाय सक्सेस जंक्शन, पटवारी के टाइम पर बनाया था, अभी तक वो आपके काम में आने वाली है, ठीक है। तो वित्त मंत्रालय के द्वारा जो है भारतीय आर्थिक सर्वेक्षण जारी किया जाता है। देखिए, तो आर्थिक मामलों के विभाग 1, भारत का वित्त मंत्रालय 2 और केंद्रीय बजट से पहले हर साल संसद में आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत करते हैं। तो ये दोनों मिलकर के आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत करते हैं, ठीक है। यह मुख्य आर्थिक सलाहकार वित्त मंत्रालय के मार्गदर्शन में तैयार किया जाता है। जो आपका सीएजी होता है ना, उसके जो है मार्गदर्शन में यह तैयार किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। अरब सागर और हिंद महासागर की खाड़ी किससे जुड़ा हुआ है? तो ये कुछ सही प्रश्न हमको मिल नहीं पाया है। इसके बारे में एग्जैक्ट प्रश्न क्या था वो आपको बताना है। मैक्सिको की खाड़ी कुछ ऐसा बता रहे हैं, ऑप्शन में था मैक्सिको खाड़ी, लाल सागर, अरब सागर। तो ये समझ में नहीं आया प्रश्न पूछा क्या गया, ठीक है। बाकी ये जैसे हमको इसका सही प्रश्न मिल जाएगा हम टेलीग्राम चैनल में अपडेट कर देंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सावित्री बाई ने कौन सा पुरस्कार डिजाइन किया था? तो सावित्री बाई के द्वारा परमवीर चक्र को डिजाइन किया गया था। देखिए, तो युद्ध में वीरता, अदम्य साहस और बलिदान के लिए इन वीर सैनिकों को दिया जाने वाला सर्वोच्च शौर्य अलंकरण परमवीर चक्र है। अपने स्थापना के 72 साल के इतिहास में इस अलंकरण को अब तक 21 वीर योद्धाओं को दिया गया। ये नाम आपको नंबर याद रखना है, कितने लोगों को अब तक दिया गया है। तो 72 साल में 21 वीर योद्धाओं को यह पुरस्कार अब तक दिया गया है, ठीक है। ये याद रखना है आपको। परमवीर चक्र से सम्मानित होने वाले पहले परमवीर योद्धा मेजर सोमनाथ शर्मा थे। ये नाम आपको जरूर याद रखना, ये कहीं ना कहीं आपसे टकराएगा। जिन्हें वर्ष 1947-48 के युद्ध में अदम्य साहस दिखाने के लिए मरणोपरांत ये परमवीर चक्र दिया गया था, ठीक है। तो आज परमवीर से आया है, कल आपका अशोक चक्र पूछा गया था, आज परमवीर पूछा है। तो ये प्रश्न आपको थोड़ा सा देखते रहना है, ठीक है, क्योंकि ये प्रश्न आपके एग्जाम में रिपीट भी हो रहे हैं। अभी आपको दिखाने वाले हैं कि कल ही हमने आपका एग्जाम एनालिसिस कराया था और आज उसका देखिए आज दोबारा से वो प्रश्न पूछ लिया है। मेमोरियल हॉल के दौरान भारत का वायसराय कौन था? तो मेमोरियल हॉल के दौरान भारत का वायसराय लॉर्ड कर्जन था। लॉर्ड कर्जन ने मेमोरियल हॉल का निर्माण करवाया था। देखिए, तो इस खूबसूरत इमारत को भारत के तत्कालीन वायसराय लॉर्ड कर्जन के द्वारा महारानी विक्टोरिया के याद में इसका निर्माण करवाया गया था, ठीक है ना। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। तो आपकी जो आपका आधुनिक इतिहास है, मध्यकालीन इतिहास है, यहाँ से भी प्रश्न आपका बन रहा है। चलिए अगला प्रश्न है, रसायन विज्ञान में नोबेल पुरस्कार जीतने वाली एकमात्र महिला कौन है? तो मैडम क्यूरी को रसायन विज्ञान में नोबेल पुरस्कार दिया गया है, ठीक है। चलिए देखते हैं। तो देखिए, मैडम क्यूरी, मैरी क्यूरी के नाम से इनको जाना जाता है। मैरी क्यूरी एकमात्र ऐसी महिला है जिन्हें विज्ञान और रसायन विज्ञान में 2 बार नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। रेडियम की खोज जो है इन्होंने की थी। आगे बढ़ते हैं। होदागा उत्सव किस राज्य का है? अब देखिए, हमने काफी सर्च किया तो हमको पता चला ये जो होदागा उत्सव है, ये होदागा फेस्टिवल यूएसए का है। आप बताओ भाई,
अभी यहाँ क्या इंडिया में कम उत्सव पढ़ रहे थे जो आप यूएसए पहुंच गए उत्सव पूछने के लिए। मतलब एमपीजी के नहीं पूछेंगे, बाकी पूरा वर्ल्ड, पूरा इतिहास, पूरा आपका ब्रह्मांड पूछ लेंगे, एमपीजी के नहीं पूछेंगे। ठीक है, देखिए तो होडाक कंट्री फेस्टिवल 1978 में स्थापित एक आउटडोर संगीत समारोह है जो संयुक्त राज्य अमेरिका के विस्कॉन्सिन के वनीडा काउंटी में राइनलैंडर के हर गर्मियों में जो है इसका आयोजन किया जाता है। कुल मिलाकर के होडाका जो उत्सव है वो आपका अमेरिका में मनाया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 27 ईसा पूर्व से 14 ईसा पूर्व तक रोमन साम्राज्य पर शासन करने वाला सम्राट कौन है? तो शासक ऑगस्टस जो है उन्होंने 27 ईसा पूर्व से लेकर के 14 ईसा पूर्व तक रोमन साम्राज्य पर शासन किया था। ठीक है ना, अब ये भी अरब कंट्री का, ईरान का पूछ ले रहे हैं लेकिन एमपी जी के नहीं पूछेंगे। ठीक है ना, चलिए देखते हैं। देखो, रोम की शुरुआत के समय प्रथम शासक ऑगस्टस के अंत तक रोमुलस ऑगस्टस जो है वो लगभग 70 रोमन सम्राट थे, यानी कुल मिलाकर के ऑगस्टस जो है वो उस समय उस टाइम पर जो है शासक थे। ठीक है ना, और ऑगस्टस आपके ऑप्शन में भी दिया गया था। अगला देखिए, हिरोशिमा नागासाकी किस द्वीप पर स्थित है? तो होन्शु द्वीप पर स्थित है। हिरोशिमा और नागासाकी अलग अलग द्वीप पर हैं दोनों, तो दोनों के बारे में बता देते हैं। देखिए, तो हिरोशिमा नगर जापान के होन्शु द्वीप में स्थित है, जबकि नागासाकी जो है वो क्यून्शु द्वीप में स्थित है। तो दोनों का नाम याद रखना, ये आबकारी में पूछा गया है प्रश्न। ठीक है ना, इन दो नगरों पर 1945 में परमाणु बम गिराए गए थे। हम बार बार आपसे कह रहे हैं कि आबकारी और पटवारी इन दोनों के पेपर जरूर देख करके जाइए, और ये दोनों के पेपर आपको हमारे टेलीग्राम चैनल सक्सेस जंक्शन लाइव में मिल जाएंगे। ठीक है ना, वहां पर जाकर के देख लेना। ये आबकारी वाला शुरू में डला NULL करके एक फाइल है, वहां पर आपको ये मिल जाएगा। ठीक है, दोनों की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है, दोनों टेलीग्राम चैनल की। अगर देखिए, इनमें से मिजोरम और पश्चिम बंगाल का त्योहार कौन सा है? ग्रुप बना करके दिया था, ग्रुप में से आपको छांटना था। तो चलिए आपको मिजोरम और पश्चिम बंगाल दोनों के त्योहारों के बारे में बता देते हैं कुछ कुछ। देखिए, तो पश्चिम बंगाल में मनाए जाने वाले जो प्रमुख त्योहार कौन से हैं? एक तो आपका दुर्गा पूजा है, दूसरा आपका काली पूजा, बसंत पंचमी, दशहरा, दीपावली, भाई दूज, होली, महावीर जयंती, बुद्ध जयंती, रथ यात्रा और क्रिसमस, ये आपका पश्चिम बंगाल में मनाया जाता है। वहीं अगर मणिपुर की बात कर लेते हैं तो देखिए, मणिपुर में आपका देखो जेजिरोबा महोत्सव, ये नए साल की शुरुआत है। यासांग कूट महोत्सव, कांग महोत्सव, जिसे रथ यात्रा भी कहते हैं, तो रथ यात्रा यहाँ भी मनाई जाती है और यहाँ भी मनाई जाती है। ठीक है ना, उसके बाद में संगाई महोत्सव, अभी हमने आपको बताया था। तो ये सारे महोत्सव जो हैं यहाँ पर मनाए जाते हैं मणिपुर में और पश्चिम बंगाल में। कल हम ये महोत्सव एक साथ में कराने वाले हैं, डिटेल में जानकारी के साथ में। कोई कॉपी पेस्ट हम कहीं से नहीं करेंगे, जो आपके एग्जाम में प्रश्न आएंगे वही प्रश्न हम आपके लिए लेकर के आएंगे। ठीक है ना, बहुत से लोग वीडियो बना भी चुके हैं, महोत्सव वीडियो बना चुके हैं। उन्होंने क्या किया, कुछ नहीं, SSC वाले की जो PDF है उसको कॉपी किया और रिकॉर्डिंग करके आपके सामने छाप दिया। ठीक है, ये अपना काम नहीं है, अपन ओरिजिनल कंटेंट लेकर के आएंगे कल सुबह 9 बजे। 9 बजे, हाँ 9 बजे लेकर के आएंगे, क्योंकि कल सुबह एक ही एग्जाम है। ठीक है, मतलब कल सुबह वाली शिफ्ट में एग्जाम नहीं है, सेकंड शिफ्ट से एग्जाम है 12:30 बजे। ठीक है, साबुन कैसे जल में अवक्षेप बनाता है? तो साबुन हमेशा कठोर जो जल होता है उसके साथ में अवक्षेप बनाता है। देखिए, तो जब कठोर पानी और साबुन को मिलाया जाता है तो मैग्नीशियम आयन साबुन के अणुओं के साथ प्रतिक्रिया करता है और एक ठोस पदार्थ बनाता है जिसे अवक्षेप कहा जाता है, जो घुलता नहीं है। यह अवक्षेप साबुन का मेल साबुन के बुलबुले बनाने की क्षमता को कम कर देता है। ठीक है, तो कठोर जल के साथ में जो है अवक्षेप बनाता है कौन? साबुन। आगे बढ़ते हैं। AB रक्त समूह किस वर्ग को रक्तदान कर सकता है? तो जो AB रक्त समूह है वो केवल और केवल AB वाले को ही दान कर सकता है। ठीक है, अब आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना कि यूनिवर्सल डोनर कौन है जो सबको दान कर सकता है, वो कौन है, वो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। देखिए, तो रक्त समूह AB वाले रोगों के प्रतिजन A और B दोनों उनके रक्त प्रवाह में मौजूद होते हैं, उनमें कोई प्रतिरक्षी मौजूद नहीं होता। रक्त में प्रतिरक्षी की अनुपस्थिति के कारण उन्हें सार्वभौमिक प्राप्तकर्ता कहा जाता है, यानी कि ये सब यूनिवर्सल एक्सेप्टर होते हैं AB ग्रुप वाले। AB ग्रुप जो होता है वो आपका यूनिवर्सल एक्सेप्टर होता है, लेकिन ये सबके आपके रक्त को एक्सेप्ट तो कर लेगा लेकिन दे नहीं पाएगा, देगा केवल AB वाले को। ठीक है, और अब तो हम आंसर नहीं बताएंगे, अब आपको ये कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है कि यूनिवर्सल डोनर किसे कहा जाता है। ठीक है, जो सबको अपना खून दे सकता है, क्योंकि वे किसी अन्य प्रकार के रक्त को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, यानी सब रक्त को प्राप्त कर लेंगे, एक्सेप्ट तो कर लेंगे लेकिन दे नहीं पाएंगे AB ग्रुप वाले। आगे बढ़ते हैं। सूर्य की परिक्रमा सबसे कम समय में कौन लगाता है? तो भाई सबको पता है, सिंपल सा प्रश्न है, बुध ग्रह। इसके बारे में पहले भी हम आपको बता चुके हैं प्रैक्टिस सेट में। तो बुध ग्रह जो है वो सबसे कम समय में परिक्रमा लगाता है। देखिए, तो बुध सूर्य के सबसे नजदीक है। अपनी कक्षा में सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में इसे केवल 88 दिन लगते हैं। शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है, ये भी आपको याद रखना, आगे पूछा जाएगा पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कौन सा है, क्योंकि इसका आकार जो है वो एक समझ लो पृथ्वी के बिल्कुल एचटी पृथ्वी के समान ही है इसका आकार। ठीक है, चलिए बाकी नीला ग्रह किसे कहा जाता है ये भी आपको पता है, पृथ्वी को नीला ग्रह कहते हैं। लाल ग्रह किसे कहते हैं? सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? किसके चारों ओर छल्ले पाए जाते हैं? आपको अभी ये प्रश्न पूछा गया था 14 अगस्त वाले एग्जाम में, तो हमने आपको बताया था। ठीक है,
तो ये सारे प्रश्न आपके एग्जाम में रिपीट हो रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, एलिसा टेस्ट किस बीमारी के लिए किया जाता है? तो भाई एचआईवी के लिए एलिसा टेस्ट किया जाता है। एचआईवी एड्स के लिए एलिसा टेस्ट किया जाता है। देखिए, तो वायरस संक्रमण जितने भी होते हैं, वायरस संक्रमण, उन सबके लिए इसका यूज किया जाता है। तो वायरस संक्रमण का पता लगाने के लिए, निदान करने के लिए, विशेष रूप से रक्त जनित वायरस जैसे कि एचबीवी हो गया, एचसीवी हो गया, एचआईवी हो गया, एचटीएलवी के संक्रमण का पता लगाने के लिए एवं निदान करने के लिए व्यापक रूप से एलिसा टेस्ट का यूज किया जाता है। ठीक है, चलिए अब सीधे आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन सा पौधा परजीवी है? अब ये हमने कल ही प्रश्न कराया था, कल ही कराया था ना आपका प्रश्न, शाम वाली शिफ्ट का ही प्रश्न है। आज देखिए रिपीट हो गया है। और कल हमने आपको कुस्कुटा के बारे में बताया भी था कि कुस्कुटा को अमरबेल कहते हैं भाई, ठीक है ना, अमरबेल का दूसरा नाम कुस्कुटा होता है। और आज आपसे प्रश्न पूछा कि इनमें से कौन सा पौधा परजीवी है, और कुस्कुटा यानी कि अमरबेल आपके ऑप्शन में दिया हुआ था। कल हमने डिटेल में इसके बारे में जानकारी दे दी है, कुछ बताने की आवश्यकता है नहीं, फिर भी आपको बता देते हैं। ये भाई जिस भी पौधे पर चढ़ जाता है ना, उसी का भोजन छीन लेता है और अपना भोजन बना लेता है। यानी कि जिस जिस थाली में ये खाता है उसी में ये छेद करता है। यानी कि अगर आम के ऊपर चढ़ गया तो आम का भोजन पूरा खा लेगा और आम को सुखा देगा और खुद बहुत दूर तक फैल जाएगा। ठीक है ना, इसके बारे में कल पूरी जानकारी हम आपको दे चुके हैं। आगे बढ़ते हैं, मैथ की बात कर लेते हैं, क्योंकि वीडियो नहीं तो बहुत लंबी हो जाएगी, प्रश्न काफी सारे हैं। तो सीधे मैथ की ओर आगे चलते हैं। देखिए, तो मैथ में है 4 अंकों की सबसे बड़ी घन संख्या इनमें से कौन सी? 4 ऑप्शन दिए गए थे, उसमें पूछा गया था कि 4 अंकों की सबसे बड़ी ऐसी कौन सी संख्या है जो कि आपका क्यूब है। ठीक है, घन के बारे में पूछा गया था। आगे बढ़ते हैं। अब ऑप्शन तो हमको नहीं मिल पाए हैं, ठीक है। चलिए, ये बंटी कुशवाहा जी ने ये सारे मैथ के प्रश्न भेजे हैं। देखिए, अगला प्रश्न है 48,000 रुपए पर 20% का लाभ कितना होगा? यानी 48,000 रुपए का पर अगर आपको 20% लाभ चाहिए तो कितना रुपए आपको मिलेगा? इतना सिंपल सा प्रश्न पूछा है, ठीक है ना। 48 से गुणा 120/100 कर दीजिए, या 48 से गुणा 6/5 कर दीजिए, आपका आंसर हो जाएगा। यानी 4800 का 6/5 पूछा था। एक बेईमान दुकानदार 1 किलोग्राम पर 200 ग्राम का लाभ कमाता है, तो कुल लाभ उसका कितना है, ये आपको बताना था। सिंपल सा यह प्रश्न है, ठीक है। बेलन का क्षेत्रफल से एक प्रश्न पूछा गया था। त्रिभुज का एक आसन्न कोण आपसे पूछा गया था, ठीक है। उसके बाद में 4 सिक्कों को उछालने पर 2 सिक्कों में हेड आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। प्रायिकता से केवल यही एक प्रश्न पूछा गया था। अगला प्रश्न है, रेलगाड़ी से एक प्रश्न आपका पूछा गया है, टीडीएस से, ठीक है, रेलगाड़ी से प्रश्न पूछा है। रेस से आपका दौड़ वाले से एक प्रश्न पूछा, वृत्ताकार मार्ग में रनिंग वाला प्रश्न है, ठीक है। उसके बाद घातांक को करनी से 3 प्रश्न आज आपके पूछे गए हैं, ठीक है। अभी इसका जो वेटेज है वो बढ़ रहा है, लेकिन सिंपल ही है। एलसीएम एचसीएफ से 2 प्रश्न पूछे गए, ये भी आपका सिंपल लेवल के प्रश्न है। ऊपर का एलसीएम ले लीजिए, नीचे का एचसीएफ ले लीजिए, ऐसे वाले जो प्रश्न होते हैं वही प्रश्न यहाँ पर पूछे हैं। डिस्काउंट का एक प्रश्न है, परसेंटेज के 4 से 5 प्रश्न बिल्कुल सिंपल लेवल के, जिसे हम लो लेवल कहते हैं। भाई 4800 का 120% निकालिए, आराम से निकाल लेंगे। ऐसे पूछा है 4000 का 62% निकालिए, तो कौन नहीं निकाल पाएगा भाई। इसलिए लोगों के नंबर काफी हाई फाई ऊपर आ रहे हैं, लेकिन इस शिफ्ट में जो आपकी जीएस थी उसने पीटा है लोगों को, इस वजह से जो है नंबर थोड़े से कम हुए हैं। देखिए, विभाज्यता के नियम से 2 प्रश्न आए थे, 7 और 9 का आया था। सीआई से आपके 4 प्रश्न हैं और काफी सिंपल लेवल के सीआई आपसे पूछी जा रही है। एसआई के भी 2 प्रश्न हैं, 6 प्रश्न आपके सीआई और एसआई को मिलाकर के आए हैं। प्रॉफिट लॉस से आपके 3 से 4 प्रश्न हैं और सभी प्रश्न आपके बेसिक लेवल के हैं। केवल आपसे लाभ ही पूछ रहा है कि इतने रुपए का इतना लाभ हो जाएगा, इतने रुपए कितना % लाभ हो जाएगा। तो काफी सिंपल लेवल के प्रश्न आपके प्रॉफिट लॉस से हैं। सिंप्लीफिकेशन के 2 प्रश्न पूछे गए हैं, इसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन आपसे करवा रहा है पॉइंटों में, ठीक है। उसमें मिक्सचर और एलिगेशन के 3 प्रश्न आपके पूछे गए हैं। वो मतलब कि जैसे कि इतना जल मिला दिया, इतना दूध मिला दिया, ये वाले जो प्रश्न आते हैं वो पूछे जा रहे हैं। एक प्रश्न आपका आयु से पूछा जा रहा है कि 6 वर्ष पहले उसकी आयु ये थी और वर्तमान में ये है, तो बताइए 6 वर्ष बाद उसकी आयु क्या होगी, ऐसा प्रश्न, ठीक है। वो भी आपका रेशियो में करके पूछ रहे हैं, ये अनुपात अभी ये अनुपात है, 6 वर्ष बाद इतना अनुपात हो जाएगा, बताइए कितना अनुपात हो गया, ठीक है। आयु का एक प्रश्न, मेंस्ट्रुएशन के 2 प्रश्न है, आपको ऊपर बता दिए हमने। एवरेज के 2 प्रश्न और रेशियो के भी आपके 2 से 3 प्रश्न देखने को मिल रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं रीजनिंग में क्या परिवर्तन है, तो देख लीजिए। रीजनिंग में घड़ी के 2 प्रश्न हैं। 11:09 पर जो आपकी घड़ी की सुई जो है वो मिरर में क्या दर्शाएगी, मिरर में कितना आपको टाइम दिखाएगी, ये पूछा गया है। तो मिरर वाला प्रश्न एक जरूर आ रहा है घड़ी से, और एक प्रश्न आपका कोण पर आधारित प्रश्न पूछा गया था, ठीक है। चलिए, कोडिंग डिकोडिंग से 5 से 6 प्रश्न आपके पूछे जा रहे हैं डेली। आज भी 5 से 6 प्रश्न आए हैं लेटर कोडिंग के, जिसके ऊपर हम वीडियो बना चुके हैं, सर्च कर लेना भाई, मिसिंग लेटर नंबर सीरीज। इसमें ही हमने कोडिंग डिकोडिंग को भी क्लियर करा दिया, ठीक है। कल वीडियो बनाया था हमने, कल की ही डेट उस पर डली होगी 19 अगस्त। सिटिंग अरेंजमेंट के 2 प्रश्न, आज ब्लड रिलेशन से कोई प्रश्न नहीं आया है। डायरेक्शन से 2 प्रश्न है, जिसमें केवल दिशा ही आपको पूछी थी, इस दिशा में जाता है, ऐसे मुड़ जाता है, ऐसे मुड़ जाता है, बताइए लास्ट में किस दिशा में जा रहा है। तो काफी सिंपल लेवल के प्रश्न आपसे पूछे जा रहे हैं। आइदर और नाइदर नॉट से 2 प्रश्न पूछे, ये थोड़ा सा अच्छे लेवल के प्रश्न थे। मिसिंग लेटर के 3 प्रश्न हैं। मिसिंग लेटर के ऊपर हम कल सुबह वीडियो बना चुके हैं, ट्रिक बताइए, जाकर के देख लेना, जिससे कि आप आराम से जो है देखते ही उन प्रश्नों को सॉल्व कर सकें। मिरर इमेज, वाटर इमेज पर भी हम वीडियो बना चुके हैं, ठीक है।
चलिए, रैंकिंग का एक प्रश्न आया है, ऊपर से कौन सा स्थान बनेगा, ऐसा कुछ प्रश्न था। उसके बाद में वाटर और मिरर इमेज से 6 प्रश्न पूछे जा रहे हैं। हमने पहले भी आपसे कहा था इसकी वीडियो जरूर देख करके जाना। इसकी वीडियो हमने आपकी ट्रिक वाली करा दी है, जरूर देख करके जाना। नंबर सीरीज के 2 प्रश्न हैं, अल्फाबेट सीरीज के 2 प्रश्न हैं, सिलोजिज्म से 2 प्रश्न पूछे गए हैं और कथन और पूर्व धारणा से भी 2 प्रश्न आपके पूछे गए हैं। आगे बढ़ते हैं, ओवरऑल की बात कर लेते हैं भाई। तो ओवरऑल जीके जीएस को मिलाकर के 22 प्रश्न आपके पूछे गए हैं। साइंस के लगभग 8 प्रश्न हैं, 30 प्रश्न आपके मैथ के पूछे हैं और रीजनिंग के लगभग 40 प्रश्न पूछे गए हैं। तो रीजनिंग की संख्या थोड़ी सी ज्यादा हो गई है यहाँ पर, ठीक है। चलिए, टॉप 5 स्कोर की बात कर लेते हैं। तो 76 टॉप 5 स्कोर में है, 74 है, 73 है, 70 है और 67 है। अब ये नंबर कम क्यों हुए हैं? तो जीके जीएस की वजह से। अब जीके जीएस आपका वर्ल्ड लेवल का पूछ रहा है, तो देखिए हो सकता है अगर आज की तीनों शिफ्ट में अगर ऐसे प्रश्न आते हैं तो हम कुछ दिनों में आपके लिए जीके जीएस वर्ल्ड लेवल वाली वीडियो बना देंगे। ज्योग्राफी से प्रश्न बन रहे हैं, वर्ल्ड हिस्ट्री से प्रश्न बन रहे हैं, तो उसके ऊपर हम वीडियो बना देंगे। कट ऑफ की बात कर लेते हैं तो इस शिफ्ट का कट ऑफ 70 प्लस ही रहने वाला है, इससे ज्यादा नहीं रहेगा। हो सकता है 69 भी चला जाए जनरल वालों का, ठीक है। नॉर्मलाइजेशन के बाद में इससे ऊपर नहीं जाने वाला है, ठीक है। आगे बात करते हैं, सजेशन आपको क्या रहेगा? तो मिरर इमेज वाली वीडियो जरूर देख करके आना भाई। 8 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे, जो हमने लगभग 2-3 दिन पहले बनाई थी। प्रीवियस ईयर पर ध्यान जरूर दे लेना। आज देखो प्रीवियस ईयर वाले क्वेश्चन आए हैं, आबकारी के पेपर से प्रश्न आया है, ठीक है। और ये दोनों हमने बता दी कहाँ पर मिलेंगे, टेलीग्राम सक्सेस जंक्शन लाइव पर आपको ये दोनों पेपर मिल जाएंगे पूरा आंसर की, ठीक है। उसका लूसेंट का विविध आपको पढ़ करके जाना है। इकोनॉमिक्स वाली हमारी वीडियो जरूर देख लेना सर्च करके, वहां से भी आपके प्रश्न बन जाएंगे। पादप जगत का वीडियो हमने बना रखा भाई। कल शाम वाली शिफ्ट में पादप जगत के हमारे इस वीडियो से 3 प्रश्न फंसे थे और आज भी आपका एक प्रश्न पूछा गया है इस वीडियो से, तो इसको भी आपको जरूर देख करके जाना जिनका भी आगे एग्जाम है, ठीक है। बाकी टेलीग्राम हमारा जिस पे आपको पीडीएफ मिलेगी, वो टेलीग्राम चैनल ये है, इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन दी गई है सक्सेस जंक्शन के नाम से। ये हमारा फ्री स्टडी मटेरियल वाला टेलीग्राम चैनल है, जहां पर आपको सारे के सारे पीडीएफ वगैरह मिलते हैं, पुराने जितने भी आपके पेपर के होते हैं, और काफी सारी किताबें, राकेश यादव सर क्लास नोट्स वगैरह, नीतू मैम की किताब, ये सब पीडीएफ फॉर्म में आपको यहाँ पर मिल जाएगी। किरण की सारी किताबें आपको यहाँ पर पीडीएफ फॉर्म में मिल जाएंगी फ्री ऑफ कॉस्ट भाई, ठीक है। अब इतना हमने आपके लिए कर दिया भाई। अब ये आपका फर्ज है, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने उन सभी दोस्तों के पास में जिनका आगे एग्जाम होने वाला है। और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल जरूर दबा लीजिए, क्योंकि लगातार 12 सितंबर तक हम आपका इसी तरह से एग्जाम एनालिसिस करवाने वाले हैं, और जो भी टॉपिक नया आता है उसके ऊपर भी हम वीडियो बना देते हैं, ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद बंटी जी आपका और अमिता त्रिपाठी जी आपका भी। और सेकंड शिफ्ट में जिसका भी एग्जाम है भाई, अपने प्रश्नों को इस नंबर पर जरूर शेयर करना, या हमारा व्हाट्सएप नंबर, इस पर और कुछ मत पूछा कीजिए, आपसे निवेदन है केवल प्रश्न भेजने के लिए। और भी कुछ आपको पूछना है तो सक्सेस जंक्शन डिस्कस ग्रुप है ये लाइव वाला, उसमें आप अपने प्रश्नों को पूछ सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं सेकंड शिफ्ट में, जो कि आपका 2:30 से कितना 12:30 से 2:30 बजे तक है। और 2:30 बजे के बाद यानी कि 3 बजे बच्चे बाहर निकलेंगे और 3:30-4 बजे तक हमारे पास में प्रश्न आ जाएंगे, और 4:15 के आसपास आपके पास में वीडियो विथ आंसर आ जाएगी, ठीक है। तो मिलते हैं सेकंड शिफ्ट में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।